चलिए शुरू करते हैं नया वैरिएंस अपना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरिएंस है आखिरी के दोनों। नाम देंगे बेटा वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। नाम क्या है आपका? वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी होता है क्योंकि अपन को पता है कि कैसे कैसे किया जाता है। वापस से इसमें अब सिर्फ 3 ही वैरिएंस आएंगे। तो पहले नाम बता दो सर। नाम बहुत इजी से है इसके। एक होगा वेरिएबल ओवरहेड टोटल वैरिएंस। एक क्या पढ़ेंगे अपन? वेरिएबल ओवरहेड टोटल वैरिएंस। जब मैं टोटल वैरिएंस की बात करता हूँ तो ये भी दो वजह से आ सकते हैं मेरे। तो वो दो वजह है, या तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया, या फिर तीसरा हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वैरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वैरिएंस। पक्का? चलिए अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो सब कुछ आपको बताएगी, आपको चीज़ें समझाएगी। पक्का? सबसे पहले जब मैं टोटल वैरिएंस की बात करता हूँ तो वापस से फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा वेरिएबल ओवरहेड टोटल वैरिएंस। क्या मिल जाएगा मेरे को? वेरिएबल ओवरहेड टोटल वैरिएंस। पक्का? सर अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, अपन ने ओवरहेड में कुछ पढ़े थे। अगर आपको याद होगा ओवरहेड में आपने पढ़े थे एब्जॉर्ब और इंकर। ये दोनों की वजह से होता था आपका अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन। और सर अगर मैं बात को आगे लेके जाऊँ थोड़ी, मैं कहता हूँ आप लोग एब्जॉर्ब कैसे निकालते थे। चलो मैं आपको पूरा ओवरहेड समझा देता है यहाँ पे 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले होता था क्या मेरा? अलोकेशन। सबसे पहले क्या होता था? अलोकेशन। फिर जो कॉमन ओवरहेड होते थे उनका क्या होता था? अपोर्शन। फिर जो ये अपोर्शन वाले ये दोनों चीज़ें हैं वो किसको मिल जाती थी? ये सर्विस को भी मिल जाती थी। तो इस सर्विस को मिलने की वजह से क्या करता था मैं इसका? रीअपोर्शन। फिर ये रीअपोर्शन होने के बाद मेरे को क्या मिलता था? टोटल ओवरहेड। मैं यहाँ पे लेता था एक बेसिस। ये बेसिस से क्या नहीं मिलता था मेरे को? ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट। और ये सारा का सारा जो भी प्रोसीजर हुआ है, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हुआ है ये पूरे बजटेड डेटा से होता था। कैसे डेटा से होता था? बजटेड। और इसी को मैं प्यार से स्टैंडर्ड भी बोल सकता हूँ। ठीक है? अब बजट ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे अपन। फिर जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था, ये एक्चुअल से मैं इसको मल्टीप्लाई करता था। याद है कि आपको? ये एक्चुअल से इसको मल्टीप्लाई करता था और वो फिगर को क्या बोलता था मैम? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि अगर आपको मेरी लाइनें याद होगी, मैं आपको बार बार बोलता था एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते थे अपन? एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते थे अगर आपको याद होगा तो एब्जॉर्प्शन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअली में जो हुआ है उसमें अपन ये ओवरहेड रिकवरी रेट मल्टीप्लाई करते थे और फिर मेरे को क्या मिलता था? ओवरहेड एब्जॉर्ब मिलता था। फिर ये ओवरहेड एब्जॉर्ब को मैं कंपेयर करता था ओवरहेड इंकर से, और ये जो मेरा डिफरेंस आता था वो या तो अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन आता था। फिर आपको याद होगा ये दो वजह से होता था, या तो ये नॉर्मल रीजन की वजह से होता था या तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता था। अगर ये नॉर्मल रीजन की वजह से होता था तो इसको मैं COGS फिनिश गुड्स और WIP में क्या करता था? अपोर्शन कर देता। और अगर एबनॉर्मल की वजह से होता था तो क्या डाल देता? कॉस्टिंग
P&L में डाल देता था। पक्का इतनी चीजें पढ़ी थी अपने पूरे ओवरहेड में, अच्छे से याद होगा आप लोगों को। पक्का आगे बढ़े। अब सर मेरे को ये ओवरहेड एब्जॉर्ब का काम है, तो मेरे को बताओ ये ओवरहेड एब्जॉर्ब क्या था। इसमें मैं क्या करता था, एक्चुअल जो भी प्रोडक्शन हुआ है इनटू करता था मैं मेरे ओवरहेड रिकवरी रेट से, और ये ओवरहेड रिकवरी रेट कुछ नहीं है, इसमें मेरा क्या है स्टैंडर्ड, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड रेट है, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड रेट है। पक्का बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत। सर तो यहाँ पे मैं जब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं वही करूँगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। पक्का अब स्टैंडर्ड रिकवरी रेट क्या लूंगा यहाँ पे मैं पर आर का लूंगा, पर आर का लूंगा माइनस माइनस क्या करूँगा एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर, एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर। बात समझ में आई क्या? पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत? सर मैं और अच्छे से थोड़ा समझाना चाहूँगा आप लोगों को, चलो वापस से मेरे साथ समझने का ट्राई करना। मैं वेरिएबल ओवरहेड वरायंस में हूँ, इसके कौन से पोर्शन में अपन टोटल वाले में, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा टोटल का हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पक्का तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है मेरी, स्टैंडर्ड आवर्स निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा किसके लेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा किसके लेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब मैं इनटू करूंगा, तो इनटू किससे करूंगा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहाँ पे मैं आर्स का डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पे किसका डेटा ले रहा है आर्स का, तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट भी किसका लूंगा मैं आर्स का लूंगा, पर आर्स का लूंगा। पक्का माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा एक्चुअल आर्स, माइनस क्या करूंगा एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर। बात समझ में आई? सर अब आप लोग बोलोगे कि सर ये मैं एस आर आर पर आर कैसे निकालूंगा, आप लोग भूल चुके हो, नॉर्मल अपन बचपन से फॉर्मूला यूज करते आ रहे क्या, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, इससे क्या निकल जाता है मेरा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। पक्का ये एस निकालने में तो आप लोग अभी बहुत होशियार हो ही गए हो। सर अब से लेकिन मेरे को आपको एक और तरीके से सिखाना है। सर अभी ये क्या है बेटा, अभी तक के अपन आवर्स में देख के आए, अपन क्वांटिटी में देख के आए, ये अपन इनपुट साइड से देखता है फॉर्मूले, अपन कौन से साइड से देख के आए हैं इनपुट साइड से। तो ये इनपुट क्या होता है बेटा, जब अपन इनपुट रॉ मटेरियल डालते हैं अपन, जो लेबर डालते हैं अपन, जो वेरिएबल ओवरहेड डालते हैं, ये सारे कौन सा साइड से इनपुट साइड से। अब मैं आपको और फॉर्मूले बताऊंगा किससे आउटपुट साइड से भी कैसे फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। नॉर्मली आउटपुट के बहुत ज्यादा काम अपन को फिक्स्ड वरायंस में आएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वरायंस में, क्योंकि इसीलिए उसको सबसे टफ माना गया फिक्स्ड ओवरहेड वरायंस को। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आउटपुट में किस तरीके से अपन चीजें कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला ये अपना बेसिक है, अपन इसी पे चलते हैं। अगर मैं बेसिक को ही थोड़ा एलेबोरेट करूँ तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, तो मैं माइनस क्या करता हूँ इससे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, मैं यही चीजें करता हूँ। पक्का तो सर मेरे को बताओ अगर मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए किसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, तो बात समझना, एक बेसिक से एग्जांपल समझो मेरा। अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है कितना 100 यूनिट्स, मेरा एक्चुअल रेट पर यूनिट है, एक्चुअल रेट पर यूनिट है मेरा 4 रुपीज, कितना रुपीज है 4 रुपीज, और मैंने स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट यहाँ पे समझना है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मैंने सोच कर 3 रुपए लगेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना लगेगा 3 रुपए। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा।
सर ये एक्चुअल प्रोडक्शन 100 है और स्टैंडर्ड के रेट से कितना चाहिए था मुझे, 3 रुपये चाहिए था, तो रेट कितना आ जाएगा 100 इंटू 3, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 300 रुपये का। एट द सेम टाइम सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे हो जाएगा, 100 यूनिट बनी है और एक्चुअल रेट कितना है 4 रुपये का, एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा 400 का। बेटा यहाँ पे सबसे सिंपल सा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, एक्चुअल प्रोडक्शन जो मैंने आपको मटेरियल में भी सिखाया था, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन किस में होगा, इन यूनिट्स होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट भी किसका लूंगा मैं, इन यूनिट लूंगा पक्का। और इसमें से मैं माइनस करता एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। सर ये एक्चुअल आया कैसे होगा, सर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर यूनिट। बात समझ में आ रही है पक्का। ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए आप लोगों को, कि तीनों फॉर्मूले कौन कौन से, सबसे पहले ये बेसिक वाला फॉर्मूला सर, बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर उसके बाद में बेसिक के बाद में अपने पहला फॉर्मूला क्या सीखे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा किस लिए रहेंगे बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए रहेंगे। और सर एक्चुअल कैसे निकाल लेंगे, एक्चुअल इंटू एक्चुअल, एक्चुअल इंटू एक्चुअल इंटू एक्चुअल। पक्का बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत। सर फिर आप अगर प्रोडक्शन साइड से जाए, किसके साइड से है, प्रोडक्शन साइड से, तो मुझे क्या चाहिए पहले, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका चाहिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए, और ये एक्चुअल कॉस्ट भी किसका चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन का। तो सर मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन की, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। तो इससे क्या मिलेगा, देखो 100 अगर यूनिट है और मेरा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट क्या है 3 रुपए, तो ये जो 300 आ जाएगी, ये 300 रुपए क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये क्या कौन सी कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात समझ में आई क्या पक्का अच्छे से। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोले कि काम कर, मेरे को 2 किलो दाल लेके आ, क्या लेके आ, दाल लेके आ मार्केट से। उन्होंने बोले कि 2 किलो में के चाहिए, पर केजी 35 रुपए की आएगी, 35 रुपीज के जी आएंगी, कितने रुपए की आएंगी, 35 रुपीज के जी आएगा पक्का। मेरे को तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये प्रोडक्शन का जो आपको मंगाने बोले उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 35, मतलब कि 70 रुपीज, मतलब कितना 70 रुपीज। आप मार्केट गए, मार्केट वाले ने बोला कि ये 2 किलो का प्राइस है 40 रुपीज, ये 2 किलो का प्राइस कितना है 40 रुपीज, मतलब कितना, ये 80 रुपए क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये 70 रुपए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, 70 रुपए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कॉस्ट सिर्फ 2 ही यूनिट की है, 70 रुपए भी कॉस्ट कितनी यूनिट की है, 2 ही रुपए की है, 2 ही किलो की है, लेकिन ये कैसा है, ये 35 रुपए का है, ये कितने है 40 रुपए का। बात समझ में आया पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। सर पहले लिख लो ये फॉर्मूलेस, पॉज करो, जो भी समझ में आ रहा है लिखो, क्योंकि बहुत बार मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको लिखने के लिए बार बार मौके मिलेंगे, ठीक है। पहले नाम लिखिए, फिर एब्जॉर्प्शन का आपको पूरा आता होगा ये, और फिर इतना लिखिए, ठीक है। चलिए मैं वापस से लिख रहा हूँ अभी। सर पढ़ क्या रहे हैं, सर वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। सर इसमें सबसे पहला कौन सा पढ़े अपन ने, टोटल वैरिएंस। सर फॉर्मूला क्या है मेरा, तो फॉर्मूला तो अभी भी वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर लेकिन थोड़ा बड़ा बनाऊं, तो सर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू, मेरे को तो लेबर का फॉर्मूला क्या था, तो एक जादू दिखाओगे, सिर्फ ट्राई करना, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भूल जाना। मैं भी अगले 10 मिनट में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो भूल जाना। ये बात समझ में आई। चलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो एक्सपेंडिचर वैरिएंस है वो रेट वैरिएंस से लिया गया लेबर के। सर कैसे, मैं कहता हूँ लेबर का रेट वैरिएंस क्या था, लेबर का रेट वैरिएंस क्या है सर, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इनटू किससे करता है वो, एक्चुअल आर से करता है पक्का, एक्चुअल आर से करता है पक्का, कोई दिक्कत।
चलो बात समझना मेरी यहाँ पे। और सेकंड रुक जाना। चलो छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाएगा फालतू, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। किसी को अगर मैं बाद में, अगर किसी को लगे तो मुझे बताइएगा, मैं करा के दूंगा, नहीं तो नॉर्मली अभी मैं उसमें नहीं जाता। सॉरी मैं इसमें टाइम पास किया मैंने, पर इसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा, इसको छोड़ो। चलो थोड़ा सा टफ टॉपिक है बेटा, वेरिएबल अगर समझ में आ गया तभी आपको फिक्स अच्छे से समझ में आएगा। टफ नहीं है, सिर्फ समझने वालों को थोड़ा सा नॉलेज लगेगा, पक्का। चलिए जब मैं टोटल की बात करता हूँ, कौन सी कॉस्ट कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक बात है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इतना ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद में सर, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते थे आप, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आवर, पक्का। और माइनस सर एक्चुअल कॉस्ट हमको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको हमेशा एक्चुअल कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर बाय चांस नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर। ठीक है सर, यहाँ पे दो चीजें उठती है सर, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट और एक्चुअल रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे। सर आप लोगों को याद होगा, ये स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, देखो पर आर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, सर यहाँ पे कौन से ओवरहेड आएंगे, बस वेरिएबल वाले आएंगे, बजटेड वेरिएबल, क्योंकि अपन निकाल किस तरह से, बजटेड वेरिएबल, बजटेड आर्स आ जाएंगे, बजटेड आर्स। सर अगर मेरे को स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना है तो सर सेम हो जाएगा ये, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, पक्का। सर अगर मेरे को स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डे निकालना है तो वापस से सेम हो जाएगा, बजटेड वेरिएबल डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। बात समझ आ रही है आप लोगों को, पक्का अच्छे से। चलिए बाकी तो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे आराम से चीजें, अपन इधर आ जाते हैं। ये तीन चार चीजें सर, ये हो गया कौन सा, इनपुट साइड से, ये कौन सा साइड से हो गया, इनपुट साइड से, पक्का। सर अगर मेरे को इसी को आउटपुट साइड से कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर। सर एक्चुअल रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। बात समझी अच्छे से। सर ये दो फॉर्मूले होगा, ये कौन से साइड से फॉर्मूला होगा बेटा, आउटपुट साइड से, ये कौन से साइड से फॉर्मूला होगा, आउटपुट साइड से। क्लियर है इतना, आगे बढ़ूं मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, इतना तो समझ गया। टोटल का समझ में आया आप लोगों को, हाँ सर टोटल का समझ में आ गया। अब बेटा दो इजी बचते हैं, एक होगा आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक क्या होगा आप लोगों का, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। अब इसमें ना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता मैम, कोई भी टीचर आपको नहीं बता पाएगा ये चीज़, जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर किसी टीचर ने बता दिया तो मुझे बताइएगा, मैं पर्सनली उनको मैसेज करके बताऊंगा इट वाज गुड, क्योंकि बेटा ये चीज़ ऐसी है कि टीचर्स को पता ही नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कंसेप्ट है वो नहीं पता, और मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चीज़ ऐसी हुई थी, जब मैं अपने एग्जाम दे रहा था, मैं अपनी टेस्ट सीरीज में था, मुझे फॉर्मूला अच्छे से आता था, तो भी मैंने गलत किया था, क्यों गलत किया था मैं वो बताऊंगा, और इसका फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा। नॉर्मली बहुत इजी सा फॉर्मूला है इसका, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर माइनस एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर, और इनटू करूंगा मैं किससे, एक्चुअल आर से। सब बोलेंगे सर तो पिछले दोनों वैरिएंस हमने यही फॉर्मूला यूज करता है, इसमें क्या नई चीज है, इसमें क्या नई चीज है। मैंने एग्जाम में क्या किया था वो बात समझना, एग्जाम में बहुत छोटी सी मैंने गलती की थी, मेरा एक्सपेंडिचर वैरिएंस वो सेम आ रहा था टोटल वैरिएंस से, एक्सपेंडिचर और टोटल वैरिएंस सेम आ रहा था। सब वो क्यों आ रहा था,
तो पहले फॉर्मूला समझ लो एक बार। तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, आंसर खत्म। इतना समझ में आया। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने छोटी सी गलती करी थी, स्टैंडर्ड रेट इसको लिख दिया मैंने पर यूनिट माइनस ARR पर यूनिट, और मैंने इसको इनटू किया था एक्चुअल प्रोडक्शन से। बात समझ में आ रही। देखो कोई गलती नहीं है, तो मेरे को ध्यान में क्या नहीं रहा, यहाँ पे पर आर के हिसाब से फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला किससे लगा दिया, पर यूनिट से फॉर्मूला लगा दिया, और मेरा पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। मेरा पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सर ये क्यों हुआ, बात समझना। मैं थोड़ा सा आई फॉर्मूले को बढ़ाता हूँ। ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये गलत फॉर्मूला, मैं अभी वापस से क्लैरिफाई करता हूँ, ये गलत फॉर्मूला है। सर ये गलत क्यों हुआ, सर इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू SRR पर यूनिट हो जाएगा ये, माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ARR पर, यही होगा सर, पक्का यही होगा। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम कम करूं, मेरे को तो ये फॉर्मूले में फर्क क्या है, फॉर्मूला तो सेम हो गया ना। इसी को मैं एब्जॉर्ब बोलता हूँ, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू SRR पर यूनिट, और माइनस इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंकर बोलता हूँ। सर एब्जॉर्ब माइनस इंकर, ये तो किसका फॉर्मूला है, टोटल वैरिएंस का फॉर्मूला है सर। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल वैरिएंस का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है, पक्का। ये किसका फॉर्मूला है, ये टोटल वैरिएंस का फॉर्मूला है, जो दिक्कत देगा आप लोगों को। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर वैरिएंस अगर आप लोगों को दिया हुआ है, आपको कौन सा वैरिएंस दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर वैरिएंस आपको निकालना है, ये पर आर के हिसाब से निकालना है। किसके हिसाब से निकालना है, पर आर के हिसाब से। बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ू। सर क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप यूनिट के हिसाब से लगाओगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूनिट के हिसाब से लगाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैम। सर तीसरा है इफिशियंसी। सर इफिशियंसी वैरिएंस हर जगह सेम रहेगा, यानी कि अपन ने मटेरियल पढ़े, देखो मैं बताता हूँ, मटेरियल, लेबर, अभी अपन वेरिएबल ओवरहेड पढ़ रहे हैं, और आगे फिक्स भी पढ़ेंगे। तो हर जगह फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे क्या था, SQ माइनस AQ, यहाँ पे क्या था, SH माइनस AH, तो यहाँ पे क्या आएगा, SH माइनस AH। सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा SH माइनस AH। फर्क आएगा सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हो जाता, स्टैंडर्ड प्राइस, पक्का। यहाँ पे कैसे, स्टैंडर्ड प्राइस पर, स्टैंडर्ड रेट पर आर, याद होगा आपको। यहाँ पे कैसे होगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट किसकी रहेंगी, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की रहेंगी। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, और इनटू होगा किससे, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट किसकी निकलेगी, फिक्स की निकलेगी। बात खत्म, बात क्या बेटा, खत्म। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर एक ही कैच है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, जब आप एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकालोगे तो अगर आपने पर यूनिट वाला फॉर्मूला लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये लिख के रखिए अपनी कॉपी में, बहुत दिक्कत देता है ये, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। बात समझ में आ रही है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। सर ठीक है सर, एक और बार आखिरी में करा दो ना सर, एक बार लिख लो आप लोग ये ऊपर का, आप लोग लिख चुके हो वैसे मेरे ख्याल से, जो भी आपको लिखना है इसका एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सर वापस से एक और बार, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं अपन ये फॉर्मूलेस में, क्योंकि एग्जाम में वेरिएबल ओवरहेड वगैरह आना इजी होता है। अगर ये आ जाता है तो बहुत इजीली आपको स्कोर भी हो जाता है। नॉर्मली मेरे को नहीं लगता कि आपको टफ जा रहे होंगे चैप्टर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से और डिटेल में अगर पढ़ोगे तो फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत जाती नहीं है, क्योंकि लगभग सेम है, लगभग सेम सेम फॉर्मूले आपको बार बार देखने को मिलते हैं। सही है सर, वेरिएबल का टोटल, सर मैं एक ही बार बोलूंगा, एब्जॉर्ब माइनस इंकर, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो जैसे मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल बोलता था, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर। तो यहाँ पे मैं पर आर जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर से माइनस एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रिकवरी पर आर।
पक्का, ये हो गया। सर जब मैं एब्जॉर्ब माइनस इंकर के लिए बोलता आपको, तो आपको फॉर्मूला याद होता होगा। एब्जॉर्ब प्रोडक्शन जो हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन में मैं एब्जॉर्ब कराता था, मेरी वर्ड से आपको याद होंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन में आपको एब्जॉर्ब कराना है, जो एक्चुअल में हुआ है उसमें एब्जॉर्ब कराना है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर यूनिट, और इसमें से माइनस कर देते अपन क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर। बात समझ में आई? सर ये फॉर्मूले किसके हो गए, टोटल के हो गए पहला। सर दूसरा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो आपका फेवरेट होगा। तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर नहीं, यूनिट लिखना नहीं, माइनस एक्चुअल रिकवरी रेट पर इनटू करोगे आप किससे, एक्चुअल आर से, इसको इनटू करोगे किससे, एक्चुअल आर से। पक्का। तो तीसरा फॉर्मूला बनता था अपना क्या था, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी में तो आप लोग मास्टर, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, इससे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर एक बार प्राइस का वैरिएंस हट जाता है तो आगे का सब किससे होता है, स्टैंडर्ड से होता है। पक्का। सही, तीनों फॉर्मूले अपने समझ गए। यहाँ पे तीन ही फॉर्मूले होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मिक्सिंग कुछ होती नहीं है वैरिएंस ओवरहेड्स की, क्योंकि आप लोग पता है कि अपन पूरे कॉमन ओवरहेड्स है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी होती नहीं है, तो इसमें मिक्सिंग वगैरह का कोई वैरिएंस आने की बात होती नहीं है। पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ फॉर्मूलेज आपको बुक में दिए हैं 13.4, अगर आप पेज निकालोगे तो उसमें काफी डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है। और मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाला मैंने ऊपर वाला मैंने आपको इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से समझाया है, नीचे वाला मैंने सिर्फ आपको इनपुट साइड से समझाया। कौन से साइड से समझाया, इनपुट से। इसमें मैंने आउटपुट साइड से समझाया नहीं है, क्योंकि उसकी कोई नीड भी नहीं है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसकी नीड नहीं है। इसका इफिशियंसी का मैं आपको फिक्स्ड वाले आउटपुट साइड समझा दूंगा, जो सेम टू सेम यहाँ आएगा। एक्सपेंडिचर वाले को मैं बोलूंगा कि आप इनपुट साइड की फॉर्मूला समझिए, क्योंकि इसका एक लॉजिक सिंपल सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पक्का, इसलिए आप मेरी बात समझिए, आप इसको कौन से साइड से समझे, इनपुट साइड से ही समझिए। चलिए, मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से डिटेल में। बाकी रखिए, थैंक यू।